नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी विधानसभा सत्र का आज 7वां दिन। सत्र में आज भी विपक्ष का होगा हंगामा। आज नेता विरोधी दल का भाषण। बताते नेता सदन भाषण के बाद आज नेता विपक्ष देगा जवाब। तो यूपी सदन में आज बड़ा हंगामा होने का आसार है। आपको बता दें कि नेता विपक्ष देंगे आज जवाब। बड़ी जानकारी, आज सदन का 7वां दिन है, इसको लेके हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें बजट को लेकर विरोधी दल भाषण दे सकते हैं और नेता सदन भाषण के बाद आज नेता विपक्ष देंगे जवाब। बड़ी खबर, आज यूपी सदन का 7वां दिन। आज नेता विरोधी दल बजट को लेकर भाषण दे सकते हैं। बता दें कि यूपी विधानसभा सत्र का आज 7वां दिन है। आज से पहले 6 दिन पूरे हो चुके हैं और सत्र में आज भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से पोस्टर लेके विपक्ष ने हंगामा किया था और आज फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है विपक्ष का। तो सदन में आज 7वां दिन होगा विधानसभा सत्र का। इस दौरान विपक्ष का हंगामा हो सकता है और आज नेता विपक्ष देंगे जवाब। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। विधानसभा सत्र का 7वां दिन। आज नेता विरोधी दल का बजट को लेकर भाषण होगा और आज नेता विपक्ष देंगे जवाब। खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से सीधे कि आज विधानसभा सत्र का 7वां दिन है। देखिए किस तरीके से पिछले 6 दिनों में भी लगातार विपक्ष हंगामा करते हुए नजर आ रहा था। तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकते हैं किस तरीके से पिछले दिनों विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था और आज 7वां दिन है। आज भी हंगामे के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। किस तरीके से पोस्टर बैनर्स लेके जो विपक्ष हंगामा कर रहा था और सदन भंग करनी पड़ी थी। आपको बता दें कि स्थगित करना पड़ा था सदन और लगातार ये हंगामा 6 दिन से होते आ रहा है और आज 7वां दिन है। आज भी आसार नजर आ रहे हैं। तो आज भी हंगामे के आसार जो है नज़र आ रहे हैं। आज सदन में हंगामा हो सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 7वां दिन है आज जो लेके हंगामा हो सकता है विधानसभा में। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखंड, देखिए आज 7वां दिन है, आज भी हंगामे के आसार होंगे और क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आज 7वां दिन है और ये बजट सत्र के इस 7वें दिन में आज हंगामेदार होने के पूरे आसार इसलिए भी हैं क्योंकि कानून व्यवस्था को लेके एक बार फिर विपक्ष सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार कर सकता है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने शनिवार को विपक्ष को बैकफुट में लाने की लगातार उन्होंने जिस तरीके से हमले किए थे, समाजवादी पार्टी के शासनकाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए जिस तरीके से अपराध और अपराधियों को पोषण देने का आरोप लगाया था अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर, उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि आज हंगामा एक बार फिर बरतेगा और सदन में एक बेहद ही हंगामेदार और बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ जो बात इससे और ज्यादा इसको बल मिलता है वो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का रुख। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने पूरे स्टैंड से यू टर्न लेते हुए एक तरीके से उन्होंने साफ किया है कि जो अतीक अहमद की पत्नी है उनको समाजवादी पार्टी से जब तक वो दोषी नहीं करार दिए जाते उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा, उन्हें निष्कासित नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस दरमियान राजूपाल की हत्या और राजूपाल की पत्नी को पहले समाजवादी पार्टी पर हमलावर रुख अख्तियार करने वाला बताया और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सदस्य बता दिया। तो इसको लेके भी उन्होंने एक तर्ज किया कि ये समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है अतीक अहमद, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और जिसको जिस तरीके से उसके बेटे की छानबीन की जा रही है। तो वो सारी चीजें एक साथ जब जुड़ती हैं तो ये इस बात पे बल मिलता है कि बीएसपी कहीं भी ये नहीं चाहती कि जो अतीक अहमद के जरिए जो इस पूरे घटना के जरिए जो अतीक अहमद के साथ जो सिंपैथी अगर कुछ एक खास वर्ग की है तो वो खास वर्ग की सिंपैथी भी कहीं उसके हाथ से न निकल जाए और समाजवादी पार्टी पे हमला करने के लिए जो बीच में वो अपना स्टैंड क्लियर करके जिस तरीके से वो फॉर्मली खड़ा होने की बात कर रही है, उससे एक बड़ा मैसेज भी चला जाए उस अक्लियत या उस तरीके
तरीके के सोच वाले लोगों के बीच में। तो ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है बीएसपी सुप्रीमो की, इसका भी आज स्टैंड कहीं न कहीं दिखाई देगा। हालांकि सदन में सिर्फ एक ही सदस्य हैं उमाशंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी के, तो उनका रुख क्या रहता है ये अब देखने वाला होगा। जी, विरोधी दल जो है वो भी बजट को लेकर आज भाषण दे सकते हैं, इस बीच विपक्ष के नेता भी जवाब दे सकते हैं, क्या अपडेट है इसको लेके? बिल्कुल, विपक्ष पूरे हमलावर रूप में रहेगा और चूंकि अब सदन शुरू हो रहा है और सदन के शुरू होते ही क्या कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं ये अब सदन में चलने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये तय है कि आज भी जो घेरने की कोशिश है सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे, रोजगार के इशू पे, महिला सुरक्षा के इशू पे, तमाम सारी इश्यूज पे जिस तरीके से सरकार को घेरने के लिए पहले दिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था उससे ही आगे बढ़ती हुई समाजवादी पार्टी और विपक्ष एक साथ दिखाई दे सकता है। जी, अभी हाल ही में जो हमला हुआ था पाल पे, उसको लेके भी विपक्ष जो है सरकार को घेर सकती है। निश्चित तौर पर प्रयागराज की घटना जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया, ये बिल्कुल वही घटना है जिसमें उमेश पाल की हत्या हुई थी। जो राजू पाल पूर्व विधायक बीएसपी के चश्मदीद गवाह थे और उसकी भी हत्या हो गई, उनके गनर की भी हत्या हो गई और एक गनर की हालत बहुत ही नाजुक है जिसे कल पीजीआई में लाया गया ग्रीन कॉरिडोर बनाकर। तो इस पूरे मसले को लेकर समाजवादी पार्टी पर सरकार ने खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभालते हुए जिस तरीके से शनिवार को अखिलेश यादव को घेरा था और ये कहा था कि आपकी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने वाली है, आप उनको पोषण देने वाली है और आप लोग ऐसे हैं जिनके दामन पे अपराधों के तमाम दाग लगे हुए हैं, तमाम अपराधी, तमाम गैंगस्टर्स जो हैं, तंजीम अपराधी जो हैं, उनको पोषण मिलता रहा समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो इसको जिसका नतीजा आज प्रदेश भुगत रहा है और ऐसी स्थितियां अगर होती हैं, उन्होंने ये भी दावा किया था कि हम उसे मटिया मेट कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आज सदन में दिखाई देगा, इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं दिखाई देगा। और खुद चूंकि सदन में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे नेता सदन के तौर पर और विपक्ष में अखिलेश यादव खुद मौजूद रहने वाले हैं, तो ऐसे में एक बार फिर गर्मागर्म बहस होने के आसार बढ़ जाते हैं। स्वीटी जी, अगर बजट को लेके बात की जाए तो उसका मुद्दा भी क्या फिर से उठाया जा सकता है? क्योंकि देखिए पिछले हमने दिनों देखा था कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने करारा जवाब दिया था और करारा निशाना भी साधा था योगी आदित्यनाथ पे। तो बजट को लेके आज कुछ मुद्दा उठाया जा सकता है? देखिए, बजट पे अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है। मुमकिन है कि आज बजट पे चर्चा शुरू हो, लेकिन अभी तक बजट से चर्चा शुरू नहीं हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण पे बातचीत शुरू हुई थी और वो मसला कहीं न कहीं प्रयागराज कांड और कानपुर कांड, इन चीजों में कहीं उलझता हुआ लगा और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर एक अहम मसला बन गया, जिसको लेके अखिलेश यादव ने पहले सरकार को घेरा और सरकार ने फिर अखिलेश यादव पे जवाबी हमला किया। तो ये सारी चीजें अभी बजट के मसले से दूर ही रही हैं और लगातार जो राज्यपाल का अभिभाषण था उस मसले के इर्द गिर्द ही सारी बात होती दिखाई दे रही थी और लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज पे मामला पूरा अटकता हुआ दिखाई दे रहा था। मुमकिन है कि आज से बजट की बात भी शुरू हो जाएगी। हालांकि आज तमाम जो तारांकित प्रश्न हैं वो लगाए गए हैं, तमाम जो सूचनाएं हैं विधायकों की वो उनको पंजीकृत किया गया है और ये सारी चीजें जो पंजीकृत की गई हैं उस पर आज चर्चा होने की बात की जा रही है। लेकिन सदन में जब विमर्श शुरू होता है या बातचीत जब शुरू होती है तो चर्चा का रुख किस तरफ जाता है ये देखना ज्यादा लाजिम होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो अभी देखना, उसका इंतजार अभी रहेगा। जी, चर्चा का रुख किस तरफ जाता है वो तो बजट सत्र शुरू होने के बाद, विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखंड, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज बजट सत्र का जो है 7वां दिन है। इस दौरान देखिए विपक्ष के हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। खैर, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो कि 5 अप्रैल तक चलेगा। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र में पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलोकर बिहार विधानसभा और बिहार परिषद की संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान उन्हें अपने अभिभाषण में राज्यपाल बिहार सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। वहीं आज बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। बिहार का बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। वहीं बजट सत्र को लेकर विपक्ष तैयार है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। वही सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर विपक्ष सही मुद्दा उठाती है तो उसका जवाब दिया जाएगा।
की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं। इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं, जन समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। ये लोग बस हंगामा करना चाहते हैं और काम की बातें ये लोग नहीं करते हैं। पूरे मजबूती से हम लोग हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये लोग जन समस्या को उठाए तो पहले, ये सब इन लोगों को तो समस्या से कोई मतलब है नहीं। ये लोग बस जब 17 वर्षों से सत्ता का मलाई चाव रहे थे तो बहुत अच्छे थे नीतीश कुमार जी, आज खराब हो गए। अभी जब बिहार में जनता की सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार है, तो इन लोग के पेट में दर्द हो रहा है। चाहे वो अपराध का मामला हो, जिस तरह अपराधी सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं, जिस तरह अपराध चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई काम जनता का नहीं हो रहा। कोई काम करवाने के लिए सबसे पहले पैसा देना पड़ता है, जो हालत है पंचायत से लेकर राज्य तक। और जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सरकार निरंकुश हो गई है। आम जनता के जनमानस से यह सरकार उतर चुकी है। तो सरकार को जवाब देना चाहिए। बिहार विधानसभा में जो बजट की राशि है वो खर्च नहीं हो पा रही है, तो सरकार को जवाब देना चाहिए बिहार विधानसभा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रजनी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। रजनी, देखिए बिहार का बजट सत्र शुरू होने वाला है, अभिभाषण से, राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी, और क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? और देखिए, बताते चलो कि बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है, जो लंबी चलेगी। लेकिन इस बजट सत्र की सबसे खास बात यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण के पहले ही हंगामा शुरू हो गया। जो बीजेपी के तमाम जो विधायक थे, उनका यह आरोप था कि उनके माइक को बंद कर दिया गया और इस वजह से वो वॉकआउट करके बाहर आ गए। उनका ये कहना था कि अगर सरकार, नीतीश सरकार उनकी आवाज को नहीं सुनती है, जन विरोधी सरकार है, और अगर उनकी बातों को नहीं सुना गया तो ऐसे ही वो सदन के सत्र को नहीं चलने देंगे और हंगामा लगातार जारी रखेंगे। हालांकि बताते चलो कि उधर माले और आरजेडी के जो विधायक थे वो अडानी के मामले को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे, लेकिन जो बीजेपी के विधायक थे वो तमाम विधायक यहाँ हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हंगामेबाजी शुरू है। राज्यपाल का अभिभाषण अभी बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, लेकिन उसके पहले ये हंगामा शुरू हो गया क्योंकि तमाम जो विपक्ष है उनकी माइक को बंद कर दिया गया है। जी, अगर बात कर ली जाए बिहार बजट सत्र की, तो देखिए आज से शुरू हो रहा है जैसे कि आपने बताया, तो कौन कौन से मुद्दे हैं अडानी और इन सब के अलावा जो विपक्ष जो है इसको लेकर सरकार को घेर सकती है? देखिए, बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं। चूंकि सरकार के अलग होने के बाद, ये जब एनडीए की सरकार थी, उसके बाद जब महागठबंधन की सरकार बनी तो बहुत छोटा सा सत्र चलाया गया था, और उस सत्र के बाद ये पहला ऐसा विस्तृत सत्र है जिसमें सरकार को घेरेगी विपक्ष और सरकार से तमाम मुद्दों पर जवाब मांगेगी। तो क्योंकि ये जो बजट सत्र है, इसमें सरकार अपना बजट तय करेगी और उस बजट में को लेकर तमाम विरोध लगाए जाएंगे, और साथ ही साथ बिहार में जो जितनी सारी जो एजेंडाएं हैं, उन एजेंडाओं को लेकर तमाम विपक्ष सरकार को घेरेगी। सरकार से नौकरी के मामले पर सवालात किए जाएंगे और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जैसे अभी पिछले कुछ दिनों जूनियर इंजीनियर की बहाली को लेकर जो लाठीचार्ज किए गए थे, ये तमाम मुद्दे होंगे जिन पे सरकार को घेरा जाएगा। शराब, जहरीली शराब से मौत का मामला कहें, और उसके बाद सरकार का आंकड़ा पेश करना कि बिहार में शराबबंदी का जो आंकड़ा है वो सबसे सफल रहा है। इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरे जाएंगे। जी, ये बिहार का बजट सत्र बहुत लंबा चलने वाला है, अप्रैल तक जाने वाला है। इस दौरान 22 बैठकें होंगी और पहले 2 दिन वाद विवाद होगा अभिभाषण पर। बिल्कुल, देखिए 22 बैठकें होंगी, अप्रैल तक ये सदन चलेगा। इस बीच होली भी है और कई ऐसे फेस्टिवल्स भी, रामनवमी भी है, तो ये तमाम फेस्टिवल की वजह से रुक रुक कर ये सदन चलेगा। लेकिन 22 बैठकें होंगी, इनमें आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा, कल बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद उस बजट के बाद वाद विवाद होगा और प्रश्नोत्तर काल होगा। ऐसी तमाम प्रक्रियाएं चलती रहेंगी और ये 22 दिनों में राज्य के जो हालात है, राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, उस पर सर्वेक्षण किया जाएगा और तमाम दिशा निर्देश दिए जाएंगे और उसे विपक्ष किस तरह से एक्सेप्ट करता है, अब देखने वाली बात ये होगी। जी, आज से शुरू हो रहा है ये बजट सत्र, और देखिए अगर इसके इंतजामों की बात कर ली जाए तो विधानमंडल के आसपास जो है इलाकों में सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है और सुनने को आ रहा है कि धारा 144 भी लगा दी गई है। क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जब सत्र चलता है तो विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू हमेशा से कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार किया गया है। विधानसभा के सदन के चारों तरफ धारा 144 इसलिए लागू किया जाता है क्योंकि तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर जनता हो या राजनीतिक पार्टियां हो, वो प्रदर्शन करती हैं और प्रदर्शन करने के लिए जब ये लोग आते हैं तो उन्हें एक दूरी पर रोक लिया जाता है और इनके जो मांग पत्र है उन्हें अंदर भेजा जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पे किसी तरह का कोई हंगामा ना, कोई शोर शराबा
ना हो, इसलिए यहाँ पे धारा 144 लागू कर दी जाती है। जी, अब तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, अब से कुछ ही देर में जो राज्यपाल का अभिभाषण होगा और तमाम बिहार की उपलब्धियां जो है राज्यपाल गिनाएंगे। इस दौरान आपको बता दें कि विपक्ष का भी हंगामा देखने को मिल सकता है। और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान, सीएम योगी और अखिलेश यादव पर बोले राजभर, जनता के सामने तीखी नोकझोंक। ओपी राजभर, बंद कमरे में रसमलाई खा रहे हैं दोनों नेता, चमचम का मजा लेते हैं सीएम योगी और अखिलेश। तो ओपी राजभर का ये बयान है, उन्होंने बोला है कि चमचम का मजा लेते हैं सीएम योगी और अखिलेश, सबके सामने जो है तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है, लेकिन बंद कमरे में रसमलाई खा रहे हैं दोनों नेता। ओपी राजभर का ये बड़ा बयान आया है, जिसको सीएम योगी और अखिलेश यादव को उन्होंने घेरा है। चमचम का मजा लेते हैं सीएम योगी और अखिलेश यादव। ओपी राजभर का ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का ये बयान आपके साथ साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनता के सामने नोकझोंक देखने को मिलती है, लेकिन बंद कमरे में मलाई और चमचम का मजा लेते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रयागराज पुलिस ने परिवार वालों की सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही हत्यारोपी को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस को आशंका है कि शूटर फ्लाइट से भाग सकते हैं। वहीं हत्याकांड में घायल हुए गनर को रविवार को प्रयागराज से लखनऊ शिफ्ट किया गया है। इस दौरान लखनऊ से प्रयागराज करीब 200 किलोमीटर लंबे इस रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील कर दिया गया है। वहीं कई जगह रूटों को डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं 200 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर पड़ने वाले हर चौराहे पर पुलिस के आला अधिकारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। तो लखनऊ में पीजीआई रेफर कर दिया गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लखनऊ शिफ्ट किया गया है। इस दौरान पुलिस जो है हर चौराहे पर मौजूद रही। उमेश पाल हत्याकांड के दूसरे गन्नर की हालत जो है अभी गंभीर बताई जा रही है। उनको लखनऊ के पीजीआई में रेफर कर दिया गया है रायबरेली से। तो जानकारी दे रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लखनऊ शिफ्ट किया गया है। इस बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। हर चौराहे पर पुलिस के बल और आला अधिकारी जो है वो मौजूद रहे। आपको बता दें, पीजीआई लखनऊ में इनको रेफर कर दिया गया है। सुरक्षा के भी इंतजाम इस बीच दिखे। पुलिस हर चौक चौराहे पे मौजूद रही और पुलिस बल तैनाती हर जगह उनकी दिखी। ग्रीन कॉरिडोर बना के जो है उनको रेफर किया गया है। तो गन्नर जो थे घायल हो गए थे इसमें, तो वही उमेश पाल की मौत हो चुकी थी। आपको बता दें, लखनऊ के पीजीआई में उनको रेफर किया गया है ताकि उनका इलाज जो है अच्छे ढंग से हो सके। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जो है उनको लखनऊ शिफ्ट किया गया है। इस बीच सुरक्षा के इंतजाम जो थे वो चाक चौबंद दिखे। पुलिस हर एक चौराहे पे मौजूद रही। आलाधिकारी खुद पुलिस के वहां पे मौजूद रहे। पुलिस की भारी बल जो हर चौराहे पे देखने को मिले। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस जो है नाके पे लोगों की चेकिंग कर रही है और किस तरीके से जो है सुरक्षा के इंतजाम वहां पे देखे जा सकते हैं। तो ग्रीन कॉरिडोर बना के जो है लखनऊ के पीजीआई में उनको रेफर किया गया है। अभी इस वक्त जो है उनका इलाज चल रहा है। हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। पूरी इलाज की कोशिश की जा रही है। लखनऊ उनको रेफर कर दिया गया है ग्रीन कॉरिडोर बना के। सुरक्षा के भी इंतजाम खासा नजर आया। और राज्यपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या से बवाल मचा है। विपक्ष यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो वहीं मामले में सरकार भी बेहद सख्त नजर आ रही है। इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सपा पर निशाना साधा है। मायावती ने अतीक अहमद को सपा का प्रोडक्ट बताया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अगर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन दोषी मिलती है तो पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है। सपा ने ही इसे एमपी एमएलए बनाया है। अब राजूपाल की पत्नी भी बीएसपी से सपा में चली गई है, जिस पार्टी को वो मुख्य दोषी ठहराती थी।
और बड़ी खबर मथुरा से, महाविद्या मैदान में मिला अज्ञात शव, गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शव की अभी तक नहीं हो सकी कोई भी पहचान। गोविंद नगर थाना के रामलीला मैदान की पूरी घटना बता रहे हैं हम आपको। महाविद्या में ये शव मिला है, अज्ञात शव है, गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां एक अज्ञात शव मिला है। महाविद्या मैदान में अज्ञात शव मिला है। आपको बता दें, रामलीला मैदान की पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, अज्ञात शव बरामद हुआ है। महाविद्या मैदान में मिला अज्ञात शव, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। शव की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं कि अज्ञात शव मिला है रामलीला मैदान में। गोविंद नगर थाना के रामलीला मैदान की घटना बताई जा रही है। अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। महाविद्या मैदान में अज्ञात शव मिला है। गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। अभी तक शव की कोई पहचान नहीं हो पाई है और सूचना मिलने के बाद पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। तो आपको हम बता रहे हैं मथुरा से बड़ी खबर जो है कि अज्ञात शव मिला है। अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रामलीला मैदान की घटना बताई जा रही है। शव की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। तो बड़ी जानकारी मथुरा से, सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची। गोविंद नगर थाना के रामलीला मैदान की पूरी घटना बताई जा रही है। महाविद्या मैदान में जो है शव बरामद हुआ है, अज्ञात शव मिला है, गला दबाकर शव युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। और प्रयागराज में हुई उमेश पाल की हत्या से सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। इसी क्रम में शनिवार को सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के प्रति अपने तेवर और इरादे व्यक्त करते हुए कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इसी बयान पर संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह असंसदीय शब्द है, पढ़े लिखे आदमी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इससे गुरूर झलकता है। वहीं उन्होंने क्राइम कंट्रोल पर कहा कि देश को 50 दिनों में 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इन माफियाओं पर कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बननी चाहिए। सरकार की आज तक की पॉलिसी जहाँ तक ताल्लुक है, ये माफिया वाले जितने भी लोग हैं कहाँ कंट्रोल करेगा। सब ये गड़बड़ हो रहा है। यहाँ तक कि अब इतना बड़ा हादसा हो गया अडानी का, जिससे कि करोड़ों यानी यहाँ की जनता परेशान है। और LIC वाले तो कह रहे हैं कि 50 दिन में 50,000 करोड़ का कितने का नुकसान हुआ है। तो इससे देश का अलीगढ़ अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को दलित नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने युवती के साथ कुछ गलत होने की आशंका जाहिर की है। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि घर के लोग आलू खोदने के लिए खेत में गए थे और युवती को घर में अकेला छोड़ गए थे। वहीं वापस लौटने पर घर में उसका शव मिला। परिजनों का आरोप है कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। बता दें कि परिजनों ने कुछ समय पहले गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत पत्र दिया था, जिसमें पुलिस ने शांति भंग की आशंका के तहत कार्रवाई की थी। इसके बाद में आरोपियों की जमानत हो गई। परिजनों का आरोप है कि घर में लड़की को अकेला देखकर बदतमीजी की गई। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।